to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन। पिछले क्लास में आप पढ़े थे अध्याय 2 में संघवाद में भाषा नीति और केंद्र राज्य संबंध। तो भाषा नीति से मतलब है जो इस देश की भाषा क्या होगी, जिसमें आप देख रहे थे जो पूरे देश की एक भाषा के संबंध में चूँकि हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली है, कुछ अन्य भाषाएं जो उससे मिलती जुलती है उसको मिला दिए, तब भी वो 50% से कम है। इसलिए और विरोध भी हो गया राजनीति के कारण। तमिलनाडु और बंगाल ने, दो प्रांतों ने विरोध किया, तो अंग्रेजी का सहारा लिया गया और कामकाज की भाषा जो होगी अंग्रेजी होगी। यहाँ तक कि न्यायालय में और बाकी जो केंद्र सरकार के कार्यों 1965 तक अंग्रेजी चलना था, लेकिन 1965 में भी चर्चा हुई तो विरोध हो गया। आज तक ये चल रहा है, जबकि अंग्रेजी किसी व्यक्ति ने इस देश में, अभी यदि आप पढ़ेंगे भारत में भारत की भाषाई विविधता, तो अंग्रेजी एक लोगों ने भी नहीं बताया जो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा की सूची में जो है ऐसा नहीं आया हुआ है, जैसा कि आप पढ़ेंगे। तो उसके आगे केंद्र राज्य संबंध, यानी जब देश आज़ाद हुआ केंद्र और राज्य में दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल की सरकारें थी, तो जो इकाइयां थी राज्य स्तर की उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया जब तक दोनों जगह एक ही जगह सरकार रही। फिर जब सरकारें के माने जो है केंद्र ने उपेक्षा करना शुरू कर दिया, तो परिणाम हुआ राज्यों में जो है छोटे छोटे दलों का विकास हुआ और इसके कारण जो है उन राज्यों में अपने अधिकारों का या स्वायत्ता का उपयोग करना शुरू किया। केंद्र ने कुछ ज्यादती किया, उसके साथ अनावश्यक रूप से राज्य सरकारों को भंग करना प्रारंभ किया। परिणाम यह हुआ कि उन्हें माने जो है गठबंधन का दौर चला और ये गठबंधन जो है तब केंद्र माने राज्यों ने जो है अपने अधिकारों का प्रयोग बेहतर ढंग से करना प्रारंभ किया और आज राज्य जो है वह बेहतर अधिकारों का उपयोग कर रहा है। अब आगे जो है वह भारत की भाषाई विविधता है। आप देखेंगे वो भाषाई विविधता में क्या है, इस देश के भाषाएं क्या होगी, ये जानकारी कैसे होगी, किन लोगों की भाषा क्या है, यह कैसे 1991 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में लोगों ने अपने भाषा के बारे में जानकारी दी, तो उसमें 1500 भाषाएं प्राप्त हुआ। इस देश में 1500 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतनी भाषा बोलने वाले लोग नहीं है जितना कि इस देश में भाषाई विविधता है या भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन कुछ भाषाओं से मिलता जुलता है, तो उसको सबको एक साथ करने के बाद कुल 114 भाषाएं प्राप्त किया गया। ये सभी भाषाएं जो है कुछ न किसी भाषा से, जैसे हिंदी है आप देख रहे हैं भोजपुरी वाले, मैथिल वाले या मन जो है अंगिका, बजिका, ये सब मिला दीजिए तो हिंदी के साथ वह मिलकर आगे बढ़ता है। इस तरीके से 114 भाषा की जानकारी प्राप्त माने हो गया 1500 भाषा के स्थान पर। अब जिसमें से 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया। प्रारंभ में तो 14, फिर 18 हो गए, फिर आज 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में है। इन भाषा में इस देश के जो भी नागरिक चाहें वो कार्य कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, उनका परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो है उस 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो 90% से अधिक लोग इस भाषाओं के सम्मिलित करने के कारण जो है और 90% से अधिक लोग जो है इससे जुड़ गए। इस कारण ये लगा कि हमारी भाषा का भी सम्मान हुआ। इसमें आप देखेंगे बुंदेलखंडी, भीली माने जो है ये सब जो भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी, ये सब जो भाषाएं हैं, तो आप देखेंगे उसमें दिया है जो मानचित्र, आप भारत का मानचित्र लीजिए, मानचित्र उपलब्ध होता है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, खरीद लीजिए और उसमें कौन भाषा बोलने वाले लोग कहाँ कहाँ हैं उसको आप रंग भरिए।
इसमें जो भाषा है, इसके अतिरिक्त 8वीं अनुसूची में जो भाषा दिया गया है 22 भाषाएं, उसके अलावे भी जो भाषाएं नहीं प्राप्त है या नहीं दिया गया है लेकिन लोग बोलते हैं, उनको जो है आप प्राप्त कीजिए, नाम लिखिए। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसका एक आप वृत्त चार्ट बनाइए और वृत्त चार्ट के माध्यम से यह जानकारी दीजिए कि इस देश में भाषाओं की विविधता, भाषाओं की विविधता किस प्रकार है, आप जानकारी देने का प्रयास कीजिए। एक अलग अलग जो राज्यों हैं, मैंने जो है जिन राज्यों में छोटे छोटे राज्य है या भाषा, बिहार है, बिहार प्रांत में देखिए आप किन किन क्षेत्रों के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बगल में जैसे मैथिली है, हम लोग है वज्जिका क्षेत्र के है, फिर कुछ लोग अंगिका क्षेत्र के है, कुछ भोजपुरी क्षेत्र को है। इसको दर्शाने का आप प्रयास कीजिए, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, इस कार्य को आप अवश्य करेंगे। अब आगे है भारत में विकेंद्रीकरण। इसमें अभी देख रहे हैं इस पूरे अध्याय में जो है अब विकेंद्रीकरण की ही बात, और इसी विकेंद्रीकरण को संघवाद कहते हैं। तो यहाँ विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है आप समझें, ये अंतिम बिंदु है यह पाठ का। तो आप देख रहे हैं ये भारत बहुत बड़ा देश है, भिन्न भिन्न माने जो है भाषा, धर्म के बोलने वाले लोग हैं, और एक विशाल देश, भाषा की दृष्टि से एक विशाल देश है, या जनसंख्या की दृष्टि से भी दुनिया में दूसरे नंबर का ये देश है। तो आप देखेंगे जो कि पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। इसका एक प्रांत है, जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रांत है जो रूस देश से उसकी जनसंख्या ज्यादा है, यह लगभग बराबर है। आप देखिए एक रूस देश जो क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, उसकी आबादी हमारे एक प्रांत के बराबर है। महाराष्ट्र दूसरा प्रांत आप लीजिए, उसकी आबादी जर्मनी की आबादी के बराबर है। बाकी तो और सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जिनकी आबादी से हमारे यहाँ प्रतिनिधि ही ज्यादा है, जो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसलिए मैंने जो है विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ी, जो कि इसलिए एक आप देखें केंद्र की सरकार, दूसरा राज्य की सरकार, और तीसरा जो है स्थानीय निकाय या पंचायती राज की बात हुआ। ये पंचायती राज जो ग्रामीण स्तर पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, जो ग्रामीण स्तर पर लोग गांव जुड़े, गांव में ही जो उनकी समस्याओं, क्या क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं, कैसे वो विकास कर सकते हैं, कैसे उन सबको ये जानकारी है, किन गाँव में कौन सा कार्य होना है, किन पंचायत में क्या करना है, उसका समाधान उनके पास भी है। तो यदि हम कहता है कि हमारा बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, तो जो इन सारे समस्याओं के दो स्तर पर हल नहीं किया जा सकता, केंद्र और राज्य के स्तर पर ये हल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है एक तीसरे स्तर जो पंचायती राज, ये पंचायती राज के अंतर्गत आता है। एक पंचायती राज निचले स्तर पर गांव के लोगों को भी ये लगे ये हमारा देश है, इसमें हमारी भी भागीदारी है, और वो उनका जो है वो कार्य कर सके, उनकी भागीदारी हो। इसलिए जो है इस निचले स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, यानी गांव के लोगों को भी जो है इस निर्णय में भागीदार किया जाए, वो बैठकर मिलजुल कर अपना निर्णय ले और विकास कर सके। तो इसके क्षेत्र में मैंने कहा था जी कि पहले भी पंचायती स्तर थी, लेकिन इसका न नियमित चुनाव होता था, न उन्हें अधिकार प्राप्त था। इसलिए इसके क्षेत्र में 1992 में वास्तविक क्षेत्र में वास्तविक रूप से यह कदम आगे बढ़ाया गया। तो 1992 में क्या किया गया, ये इन पंचायती राज का चुनाव जो है आज नियमित अंतराल पर कराया जाए, यानी यह संवैधानिक रूप से नियमित अंतराल पर, जो कि पहले नहीं होता था। लगातार कई वर्षों तक, दशकों तक चुनाव नहीं हुआ था, फिर बाद में इसमें जोड़ा गया ये संवैधानिक रूप से। दूसरा जो है आप देखेंगे इस स्थानीय निकाय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया। तीसरा बिंदु आप देखेंगे कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो महिलाएं भी अब देख रहे हैं जो कि उसमें प्रतिनिधि होती हैं। और अगला बिंदु आपने देखा होगा, इसके चुनाव के लिए स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया, जो नियमित अंतराल पर इस पंचायती राज के जो प्रतिनिधि है या जो पद है उनका चुनाव हो।
वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की ओर से और केंद्र की ओर से कुछ अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए कहा गया जो विकेंद्रीकरण यानी वास्तव में जो केंद्र ने और राज्य ने ये अपने अधिकारों को कुछ कटौती करके कि मैंने जो है स्थानीय निकाय को यानी पंचायती राज को दिया, इसी को विकेंद्रीकरण कहा। तो आप विकेंद्रीकरण समझ गए होंगे। ये विकेंद्रीकरण में तो अब आप देख रहे हैं जो कि एक जिला है और दूसरा प्रखंड है और पंचायत है। आप सब को जानकारी होगा, नहीं होगा तो एक बार आप समझ लेंगे। जो आप भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में घर होगा तो शहरी क्षेत्र का तो अलग है, शहर में है तो आप जो छोटे शहर में रखते होंगे तो नगर पालिका होगा और बड़े शहर में रहते होंगे तो नगर निगम होगा। तो नगर पालिका कई वार्डों में बटा रहता है, कई वार्ड सदस्य होते हैं, फिर उसके नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं और नगर के विकास का कार्य ये देखता है। नगर निगम है यानी 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जो शहर है जहाँ नगर निगम की स्थापना होती है और वहाँ भी वार्डों में बटा होता है। और हमारे यहाँ तो मुंबई नगर निगम का दुनिया के कई देशों से उसका बजट आय व्यय भी ज्यादा है, इसलिए नगर निगम महानगरों में, बड़े नगरों में 1 लाख से ज्यादा जिनकी आबादी है वहाँ नगर निगम की स्थापना रहती है और वहाँ जो है वार्ड में बटे रहते हैं। ये शहरी क्षेत्र के लिए। अब ग्रामीण क्षेत्र में आप निचले स्तर पर देखेंगे पंचायत है, तो पंचायत में जो है आप देखते हैं एक एकल पद है पंचायत समिति, दूसरा मुखिया है, तीसरा सरपंच। और ये पंचायत कई वार्डों में बटा होता है यानी 17, 18, 19, 20 ये वार्ड में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य और एक पंच जीतते हैं और वह मुखिया एकल पद है अभी वर्तमान में, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। खैर ये भविष्य की बात है। और इस वार्ड सदस्य में से सभी मिलकर एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं जो एक वार्ड का सदस्य ही होता है। मुखिया एकल पद है जो पूरे पंचायत के प्रति माने जो है सदस्य जो है या जो मेंबर है वो चुनते हैं या मतदाता है। या सरपंच भी एकल पद है जो न्यायिक प्रणाली का देखभाल पंचायत स्तर पर जो न्याय है यानी न्यायिक कार्य है। पंच है चूंकि पंच एक छोटा क्षेत्र होता है, एक वार्ड होता है, उसमें क्या समस्या है तो उस जो पंच है उनको पता होता है। सरपंच उसी माने जो है पंचायत का व्यक्ति प्रतिनिधि होता है तो उससे भी उस स्थानीय स्तर पर इन समस्याओं को जानकारी होता है तो वह बेहतर न्याय व्यवस्था करता है। पूर्व में भी हमारे यहाँ रहा है ग्रामीण स्तर पर, लेकिन बीच वाले कालखंड में ये समाप्त हो गया था। इससे न्यायिक प्रणाली पर से भी बोझ कम जाता है और व्यक्ति को भी बेहतर न्याय प्राप्त हो पाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक पंचायत समिति जो आप पंचायत से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन इसका प्रखंड स्तर पर आप देखेंगे वही पंचायत समिति के सदस्य में से यानी एक पंचायत में जितने मैंने पंचायत समिति के सदस्य एक प्रखंड में होते हैं उन सारे मिलकर एक प्रमुख का चुनाव करता है। उसी पंचायत समिति का वह सदस्य होता है और प्रमुख का चुनाव करता है और वह उसकी बैठक जो है इसके सचिव जो है बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं जो कागजी कार्यभार देखते हैं और इसके पदाधिकारी प्रमुख होते हैं। यानी प्रखंड स्तर का जो भी विकास का कार्य है यह इनके द्वारा संपादित होता है। तो प्रमुख का जो दायित्व है यानी आपके प्रतिनिधि है, आपके बीच का प्रतिनिधि है, प्रखंड स्तर का विकास का कार्य इन्हीं के द्वारा संपादित होता है। एक तीसरा स्तर है आप देख रहे हैं जो जिला परिषद है। पूरे जिला जो है कई क्षेत्रों में यानी जैसे हमारा जिला 38 क्षेत्रों में बटा हुआ है तो 38 प्रतिनिधि यानी जिला परिषद के चुन कर आते हैं। यानी पंचायत समिति से इनका बड़ा क्षेत्र होता है। आप घर बैठे होंगे या जहां भी होंगे तो आप कम से कम पता कीजिए जिला परिषद का क्षेत्र क्या है, कितने आबादी से वह प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रमुख कितने आबादी से माने पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, मुखिया एक ग्राम पंचायत होता है उसके मतदाता कितने होते हैं, आप इसकी जानकारी कीजिए, प्राप्त कीजिए। ये आपके लिए अभी आसान कार्य होगा। फिर नगर पालिका है उसका कितना, इसका अधिकार कार्य नीचे के क्लास में मैंने जो है आप पढ़े होंगे बृहत रूप से। इस जिला परिषद का सदस्य चुनकर आता है जिला स्तर पर, उसके एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। आधे से अधिक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को अगर चुनता है उसी सदस्य में से तो वह जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। कुछ जिला स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं
यानी एक जिला स्तर के पदाधिकारी जिला परिषद के अध्यक्ष के सचिव होते हैं, और सांसद, विधायक और पार्षद और कुछ अन्य प्रतिनिधि और जिला के जो कर्मचारी है यानी वर्गीय कर्मचारी है जो इसमें भाग लेते हैं। इसकी बैठक यानी पंचायतों की बैठक जो है कम से कम मैंने वर्ष में 2 या 3 बार होना चाहिए। तब जो है ये जिला स्तर पर जो काम करता है इसमें सांसद का भी आप देख रहे हैं, विधायक भी देख रहे हैं, क्योंकि वह भी उसी जिला का प्रतिनिधि होता है, विधायक भी उसी जिला का प्रतिनिधि होता है, पार्षद भी इस जिले का प्रतिनिधि होता है। ये सब मिलकर जो है और जिला के जो कर्मचारी माने जो है पदाधिकारी है बैठक करते हैं, और जिला में जो भी विकास का काम होना प्रखंड से पंचायत तक, फिर यहाँ से जो है विकास का कार्य, क्योंकि इसमें जो है धन केंद्र और राज्य दोनों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि इस बार जो आप देख रहे हैं मोदी जी ने जो है प्रखंड को अब डायरेक्ट प्रखंड पर जो है वह धन प्राप्त हो जाता है, जिला परिषद में प्राप्त हो जाता है, पंचायत को पैसा प्राप्त हो जाता है। अब आप अपना बजट स्वतः बनाइए और उसके हिसाब आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, इन समस्याओं का समाधान जो है कीजिए। और कुल जो है मैंने जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, नगर पालिका के वार्ड, नगर निगम के वार्ड, कुल 36 लाख प्रतिनिधि हमारे देश में चुने जा गए हैं। यानी इसका प्रतिनिधि 36 लाख है, जो बहुत देशों से इसकी आबादी अधिक है। बहुत दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जिनकी आबादी 36 लाख से कम है। तो हमारा एक बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी है, ये कहता है इनका योगदान है। यदि पंचायती राज जो है या मैंने अभी भी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जिन्होंने अभी इसका चुनाव नियमित नहीं करा रहे हैं या अधिकार नहीं दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण स्तर पर सारे जो मतदाता है वो मैंने जो है पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के बड़े सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ जो है संघवाद या विकेंद्रीकरण, इसकी स्थापना बेहतर ढंग से हो रही है। तो आप जो है इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, जो कौन कौन प्रतिनिधि कहाँ है आपके पंचायत में, सरपंच, पंच, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति, और आपका किस जिला परिषद में घर पड़ता है, आपके जिला परिषद के अध्यक्ष कौन है, आपके प्रमुख कौन है, इसको आप जरूर लिखिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि कोई समस्या है तो आप बताएं, फिर खुलने के बाद आप जरूर इसको नोट करके रखें। यदि आपको समस्या हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं और बाद में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।